दोस्तों, एक सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस बात का दावा कैसे कर रहे हैं कि 400 प्लस सीटें आएंगी, यानी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। क्या फिर से ईवीएम वाला खेल होगा? क्या फिर से अपने किसी नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर धांधली करवाई जाएगी? मतलब ऐसा क्या होगा? तो देखिए, खुद सबूत बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है, या यूं कहा जाए चुनाव आयोग की तरफ से सबूत दे दिया गया है कि कैसे खेल किया जाएगा। अभी 7 चरणों में से सिर्फ पहले चरण का चुनाव हुआ है। रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। लेकिन देखिए, रिजल्ट घोषित होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी सांसद बन गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सबूत के साथ खबर दिखाने जा रहा हूं। आप बार बार पूछ रहे हैं ना 400 प्लस कैसे होगा, तो कैसे होगा ये समझने के लिए आज इस पूरी वीडियो को बड़े तसल्ली के साथ देखिएगा। बड़े सलीके के साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि सबकी सब चीजें जब खुल गई हैं, ना ईवीएम वाला खेल चल पाएगा, ना रिटर्निंग ऑफिसर वाला खेल चल पाएगा, ना चुनाव आयोग का खेल चल पाएगा, तो क्या किया जाए? यह किया जाएगा जो गुजरात में किया गया, जो सूरत सीट पर किया गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, अगर कानूनी तौर पर और जो नियम कायदे कानून है उसके तहत अगर खेल करने की कोशिश की जाए तो आसानी से किया जा सकता है। बस शर्त इतनी है कि जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो आपका साथ दे। अब जब लोकतंत्र की बात होगी, चुनावों की बात होगी, तो चुनावों में जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि चुनाव आयोग किसी हद तक नहीं, बड़े आगे चलकर 10, 20, 50 कदम चलकर एक पर्टिकुलर पार्टी का समर्थन करने लग जाए, जिसका पहला ही प्रदर्शन हमने लोकसभा चुनाव की तारीखों के वक्त देख लिया था। ईवीएम जैसे गंभीर मुद्दे पर इस देश के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब शायरी सुना रहे थे। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ईवीएम के जरिए ही वोटिंग होती है, वोटिंग के जरिए ही हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, किसी की सरकार बनती है, और सरकार जब बनती है, पूरी प्रक्रिया होती है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन जब उसी प्रक्रिया का सबसे मेन जो बिंदु है, अहम मुद्दा जो है, उसी को लेकर सवाल उठने लगे, तो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया निभा रहे हैं यानी कि चुनाव आयोग, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शेरो शायरियां ना करें, वो बीजेपी की भाषा शैली ना बोले, बल्कि आगे आकर लोगों से पूछें कि क्या दिक्कत परेशानी है। लेकिन इस देश में हो कर रहा है। अब हुआ क्या है ईवीएम वाले मुद्दे पर? आपने देख लिया, चुनाव आयोग ने कह दिया है बुलाएंगे, नहीं साबित कर पाए तो जेल जाएंगे या मतलब कार्रवाई की जाएगी, बहुत सारी बातें कही गई। उसके बाद आपने देखा ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव, बीजेपी का नेता, रिटर्निंग ऑफिसर, धांधली, सुप्रीम कोर्ट की फटकार, लोकतंत्र की हत्या वाली टिप्पणी, ये तमाम तरह चीजें हुई। यानी चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी भी एक्सपोज हो गई है। अब जो खेल हुआ है वो खेल पढ़िएगा पहले। देखिए, जनसत्ता ने इस खबर को छापा और क्या लिखा, चुनाव परिणाम से पहले ही बीजेपी का खाता खुला, सूरत में मिली निर्विरोध जीत, कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द। जी, अब कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको कि जहां जहां आपको लग रहा है कि ये हमारी मजबूत सीटें हैं, वहां वहां कुछ नहीं, आप कोई ना कोई पेंच फंसाइए। वहां पेंच फंसाकर विपक्षी पार्टी के जो भी सांसद हो, जो भी प्रत्याशी हो, उसका आप नामांकन रद्द कर दीजिए एन वक्त पर, जिससे वो नामांकन की तारीख निकल जाएगी तो दोबारा नामांकन कोई कर नहीं पाएगा, और दोबारा नामांकन कोई नहीं कर पाएगा तो आराम से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत घोषित कर दी जाएगी, जैसे सूरत में किया गया। क्या किया गया पहले मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। देखिए, इसमें बताया गया है, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। सूरत में कांग्रेस के पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने कमियों की वजह से रद्द कर दिया। इसके बाद इस सीट पर चुनाव लड़ रहे बाकी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवार निर्विरोध जीत गया। अब बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल यहां के अगले सांसद हो गए। समझ गए आप? मतलब अभी 4 जून बहुत दूर है, लेकिन आराम से एक सांसद मोदी जी को मिल गया है, आराम से। ये सूरत सीट इनके लिए कितनी जरूरी है पहले वो समझिए, और उसके बाद मैं खेल बताता हूं। पढ़िए, बीजेपी का गढ़ है सूरत लोकसभा सीट। सूरत लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 1989 से यहां पर सिर्फ बीजेपी को ही जीत मिली है। पिछले 3 चुनावों की यहां बात करें तो बीजेपी की उम्मीदवार दर्शना विक्रम जरदोश ने लगातार जीत हासिल कर हैट्रिक जमाई है। लगातार वो चुनाव जीती। इस बार यहां पर मुकेश दलाल थे। कांटे की टक्कर नजर आ ही रही थी, क्योंकि गुजरात में खासकर क्षत्रिय समाज ने मोर्चा खोल दिया था। अब ऐसे में गुजरात में अगर लाज बचानी है तो खेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुजरात से अगर संदेश गया कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की मन माफिक सीटें नहीं आ पाई, तो चाहे देश भर से इकट्ठा करके 400 से ज्यादा सीटें ले आए, बहुत बड़ी फजीयत हो सकती है।
इसलिए उस आंदोलन का, उस प्रदर्शन का कोई असर नहीं पड़ पा रहा है, ये बताने के लिए ये वाला खेल है। खेल क्या है देखिएगा। इसे आज तक ने भी छापा और क्या लिखा, लोकसभा चुनाव में खुला भाजपा का खाता, सूरत सीट पर बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। मैं बता देता हूं क्या क्या इन पर कहा गया है, क्या हुआ है। सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद बीजेपी निर्विरोध जीत तय हो गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता भी खुल गया है। यहां से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल है। दरअसल सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट है नीलेश कुंभानी। चुनाव अधिकारी के समक्ष अपने तीनों में से एक भी प्रस्तावक को मौजूद नहीं रख पाए थे, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने नीलेश कुंभानी का नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया था। बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके 3 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए थे। अचानक से आप बहुत कम देखने को मिला कि प्रस्तावकों को लेकर सवाल उठ रहा है, किसी चीज को लेकर सवाल उठ रहा है, ये नहीं होता। आचार संहिता के उल्लंघन का जिक्र बस ये होता है कि किसी ने गलत बयान दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उसने अपनी वो जानकारी छिपाई, ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन प्रस्तावक नहीं है। ये बीजेपी के नेताओं को कैसे पता लगा कि वो जो 3 प्रस्तावक हैं वो हाजिर नहीं हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी थी ये पता करना, क्योंकि यही आरोप अब कांग्रेस लगा रही है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस? वहीं कांग्रेस ने नामांकन खारिज का आरोप सरकार पर मढ़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की धमकी के सामने सब डरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता और एडवोकेट बाबू मांगूकिया ने कहा कि हमारे 3 प्रस्तावकों का अपहरण हुआ है। ये गंभीर आरोप है, इसको समझना चाहिए था चुनाव आयोग को। और आप कहेंगे चुनाव आयोग को प्रशासन देखेगा? नहीं, जब आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव आयोग के अंडर में पूरा देश आ जाता है। कार्रवाई कैसे होगी, किसकी होगी, शिकायत किसकी होगी, अच्छा इसकी शिकायत ऐसे नोटिस दिया जाएगा, जांच की जाएगी। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग ने जैसे ही देखा अच्छा कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो रहा है, हो गया, बीजेपी के प्रत्याशी जीत रहा है, जीत गया। हाँ, अगर ये उल्टा हो रहा होता तो पूरी जांच हो रही होती। बढ़िया कि चुनाव अधिकारी को अभी फॉर्म पर हस्ताक्षर हुए हैं या नहीं इसकी नहीं, बल्कि अपहरण की जांच करनी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा भी आपको। लेकिन जांच नहीं की गई, पहले नामांकन फॉर्म ही रद्द कर दिया गया कि कम से कम आका को खुश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर टेली किए बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। प्रस्तावकों के हस्ताक्षर सही है या गलत, उसकी जांच के बगैर फॉर्म रद्द करना गलत है। मैंने कहा ना, अभी आप शुरुआत में बताया था, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है भाई। जब एक ऐसा व्यक्ति जो रेफरी है, रेफरी ही एक टीम के साथ खड़ा नजर आएगा, 2 टीमों में मैच हो रहा है और रेफरी खड़ा हुआ है एक टीम के साथ पूरी तरीके से, तो दूसरी टीम कितना ही अच्छा प्रदर्शन कर ले, वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि पहले तो रेफरी को निष्पक्ष होना पड़ेगा। रेफरी ने तय ही कर लिया है कि यही पार्टी को जिताना है किसी भी कीमत पर, तो कर भी क्या सकते हैं। तो अब ईवीएम पर दोष वोष मारिए मत कहिएगा रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी का नेता। यह भी खेल हो सकता है, यह बता दिया गया है। नमस्कार।